नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पेपर 4 अर्थात CE 304 में हमने सूखी डाली एकांकी को समझाने की कोशिश की थी, यानी उसकी कथा वस्तु को हमने आगे बढ़ाया था। सबसे पहले पात्र परिचय हमने दिया था, दादा मूलराज के बारे में बताया था, उन्होंने किस प्रकार रोजगारी के लिए अपने ज़मीन को विस्तृत किया, ये किस प्रकार से एकांकी अभिनीत करने के लिए दृश्य योजना करनी पड़ती है, स्थान और साज सज्जा के बारे में बात की थी। दादा मूलराज जो है वो किस प्रकार इस एकांकी के प्रमुख पात्र हैं, मगर उनका प्रवेश जो है वो दूसरे दृश्य में होता है, क्योंकि पहले अंक के पहले दृश्य में इंदु का प्रवेश और फिर छोटी भाभी के साथ जो है वो रजवा आती है, ये बात की थी। और उसके बाद प्रवेश होता है मंजली बहू का, और वो भी बेला की फरियाद करती है। यहाँ तक हमने बात की थी, यानी कि पहले अंक का पहला दृश्य यहाँ समाप्त हुआ था। यदि रंगमंच पर ये एकांकी अभिनीत हो तो इतने पात्रों का प्रवेश यहाँ दिखाई दिया है। अब उसके बाद शुरू होता है दूसरा दृश्य। दूसरे दृश्य के आरंभ में जो है मंझला लड़का करमचंद, यानी कि जो महायुद्ध में मारा गया है वो सबसे छोटा बेटा था। मंझला लड़का यानी बीच का लड़का, 3 बेटों में से दूसरा लड़का करमचंद जो है वो दादाजी के पैर दबा रहा है। इतने में जो है बाहर बच्चों के नल चलाने की आवाज़ आती है, यानी कि कोलाहल की बात आती है। तब करमचंद उन्हें डांटता है, क्योंकि अभी खाकर वे लोग आराम से बैठे हुए थे और हो सकता है कि पैर दबाते दबाते निंद्रा भी दादाजी को आ जाए, तो उनको खलेल पहुंच रही थी, इसलिए वो बच्चों को डांट रहा था। मगर दादा जो है वो बहुत ही स्नेहपूर्ण आवाज़ से बोलते हैं, करमचंद को समझाते हैं कि अरे रहने दो बच्चे को, लगता है कि ये नल की आवाज़ इसलिए आ रही है कि उन्होंने बरगद की पूरी डाल जो है जो सूखी हुई डाल नीचे गिर गई थी, टूट गई थी, उसको लेकर उन्होंने आंगन में लगा दी है, और उनको लगता है बच्चों को कि ये डाल लगाने से अच्छा बरगद का पेड़ उगेगा। जिस प्रकार से हमारे बरामदे में ये बहुत अच्छा बरगद का पेड़ है और उस बरगद की डालियों की तरह हमारा परिवार है और पत्तों की तरह ये बच्चे हैं, उसी प्रकार इसी बरगद के पेड़ की छांव में ये बच्चे बहुत अच्छी तरह से खेल रहे हैं और ऐसा ही पेड़ उगाने की कोशिश करते हैं। मगर ये जो बच्चे हैं वो नादान हैं, उन्हें पता नहीं है कि जिस प्रकार डाल यदि टूट जाती है किसी पेड़ से, उसको कहीं भी लगाओ तो उसमें से दूसरा पेड़ उगता नहीं है, क्योंकि उस डाल में वो सरसता नहीं है, वो पानी का सिंचन, वो हरा भरा जो तत्व है वो नहीं है, तो किस प्रकार से दूसरा पेड़ उगेगा। इस प्रकार से वो एक उदाहरण देकर, एक प्रतीक, अपने परिवार का प्रतीक देकर दादाजी करमचंद से ये बातें करते हैं और थोड़ा बहुत मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देखो हमारा परिवार भी इस बरगद के पेड़ की तरह है। भले दादाजी ने कहा नहीं है इस एकांकी में कि वो उस पेड़ के मजबूत थड़ की तरह है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है, मजबूत आधार की तरह ऐसा उन्होंने नहीं कहा है, मगर दादाजी के इन शब्दों के पीछे एकांकीकार जरूर हमें ये समझाना चाहते हैं कि पूरा पेड़ यदि टिका हुआ है एक मजबूत आधार पर तो वो है दादाजी, क्योंकि दादाजी वैसे भी सबसे बुजुर्ग हैं और कहते हैं कि बुजुर्गों की सूझ समझ और बुजुर्गों की अच्छी चिंतन विचारधारा के कारण ही परिवार जुट कर रह सकता है। तो इस प्रकार से पूरे पेड़ की जब कल्पना एकांकीकार ने की है, संयुक्त परिवार की कल्पना, और वो दादा मूलराज से कहलवाया है, तो एकांकीकार का ये भी कहना है कि दादा मूलराज उस पेड़ का एक मजबूत आधार है। अब ये जब बातें करते हैं दादा मूलराज, इस पेड़ की बातें करते हैं, सरसता की बातें करते हैं, बच्चों के कोलाहल की बातें करते हैं, तब करमचंद जो है वो आगे बात करता है कि आप इस बरगद के पेड़ की जो डाल टूट गई और बच्चे उसको लगा रहे हैं तो उससे दूसरा पेड़ नहीं उग सकता, ये बात कर रहे हैं, मगर हमारे परिवार में भी एक ऐसी घटना हो सकती है। तो दादा एकदम चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तुम क्या बातें कर रहे हो। तो करमचंद कहता है कि आपको पता नहीं है कि हमारे इस बरगद के पेड़ की भांति जो संयुक्त परिवार में एक डाल जो है वो टूटने वाली है। दादा मूलराज फिर से कहते हैं कि तुम ऐसी बातें मत कहो, तुम अपनी तरह से जो बात कहना चाहते हो वो स्पष्ट कहो। तब
कर्मचंद कहता है कि वो परेश की बात करता है और कहता है कि परेश शायद अलग होने की बात सोचता है और हमें ये बात मिले, यानी कि बहुओं ने उनको बात की होगी। तब कर्मचंद कहता है कि मुझे जहाँ तक पता है तब तक परेश जो है आपसे मिलने के लिए आएगा और आपसे अलग होने की बात करेगा, और उसमें यदि कसूर हो तो हमारी छोटी बहू का है। तो दादाजी कहते हैं कि क्यों छोटी बहू का कसूर है? तब कर्मचंद कहता है कि उसमें इतना अहंकार बढ़ गया है कि ऐसा लगता है कि वो अपने मायके से वो अहंकार लेकर आई है और वो अहंकार यहाँ सभी बहुओं के लिए और सभी यानी कि भाभी जो है उनके लिए बहुत परेशानी बन रहा है। फिर वो 2-3 उदाहरण भी देता है कर्मचंद के। पता है कि मैं बहुत अच्छी रजाई और थान लेकर आया था। रजाई थान यानी कि अच्छी चद्दर जो कहते हैं ना हम लोग, मलमल की चद्दर, उसकी वो बात करता है कर्मचंद कि वो मैं सबके लिए लेकर आया था। तो छोटी बहू को तो वो पसंद नहीं आए और उन्होंने उसे स्वीकारा नहीं। ये उदाहरण देता है कर्मचंद। दूसरा उदाहरण ये भी देता है कि आपने बहुत मेहनत से और इतना सुंदर फर्नीचर उनके कमरे में लगवा दिया था, तो छोटी बहू ने वो पुराने डिज़ाइन का फर्नीचर कहकर निकाल दिया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आपको कैसा लगेगा। और इस प्रकार से वो छोटी बहू किस प्रकार से अपने कमरे में अलग अलग रहती है, किसी से घुलती मिलती नहीं है, यहाँ तक काम बढ़ाने के यानी कि काम हाथ बढ़ाने के लिए, काम में हाथ बढ़ाने के लिए भी नहीं आती है। ये सब जो है कर्मचंद फरियाद जो दादाजी को करते हैं। अब इन फरियाद के पीछे आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक दादा को कहने वाला उसका बेटा ही है। कोई बहुएं आकर या कोई उनकी पुत्रवधू आकर फरियाद नहीं करती। तो ये यहाँ संयुक्त परिवार की मर्यादा को भी यहाँ लेखक ने बताया है कि जिस प्रकार संयुक्त परिवार जब होता है और उसमें बुजुर्ग लोग होते हैं, तब बहुएं जो होती हैं वो भले अपने पति को सब कुछ बताती हैं, मगर बन सके तब तक वो सास ससुर को ऐसी फरियादें करने जाती नहीं है। उसका पति यदि योग्य लगे तभी अपने माता पिता को ये बात करता है। तो इस प्रकार से एक परिवार की स्त्रियों की मर्यादा, स्त्रियों की चुप्पी जो है वो भी यहाँ बताई गई है। चुप्पी के बावजूद वो फरियाद तो अपने पति को करती हैं, मगर इतनी जल्ला नहीं उठती कि वो दादा मुर्राद से फरियाद करने चली जाए। वहाँ उनकी मर्यादा आ जाती है, वहाँ उनकी लाज शर्म आ जाती है। तो ये भी एकांकिका ने प्रदर्शित करने की कोशिश की है। और यानी कि ये सब फरियाद जो है कर्मचंद दादाजी को करते हैं। दादाजी को ये भी कहते हैं कि पता नहीं अपने बड़प्पन को लेकर उसका गुमान छोटी बहू को लग रहा है। तब ये जो दादाजी कहते हैं कि अरे बड़प्पन कोई बाहर की चीज़ नहीं है, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। यदि छोटी बहू ऐसा कर रही है तो हम उनसे बड़े हैं तो हमें बड़प्पन दिखाना चाहिए। यानी बड़प्पन कोई बाहर की चीज़ नहीं, मन से बड़प्पन होना चाहिए। फिर वो ये भी उदाहरण कहते हैं कि ऐसी बातों से मैं तो बहुत दुखी हुआ हूँ, मैं परेश से बात करना चाहता हूँ। अभी वो परेश की बात कर ही रहे, इतने में परेश का प्रवेश आ जाता है दूसरे दृश्य में, और परेश के प्रवेश से ही कर्मचंद वहाँ चला जाता है। अब परेश आकर जो है वो अपनी पत्नी की निंदा नहीं करता, मगर वो अपनी पत्नी की समस्या को दादाजी के सामने प्रस्तुत करता है। दादाजी को वो कहता है कि मेरी पत्नी जिस परिवार से आई हुई है तो उसके रहन सहन और उसकी पढ़ाई से या उसकी बातचीत से हमारे परिवार के लोग उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। यहाँ तक सब जो है बेला की जो है निंदा कर रहे हैं। अब इंदु भी जो है वो भी उसको मदद नहीं कर रही है, यानी कि उसके एकरूप होने में मदद नहीं कर रही है। इस प्रकार से वो परेश जो है दूसरों की फरियाद करता है। ये यहाँ जो बताया गया है, एक शिक्षित व्यक्ति किस प्रकार अपनी पत्नी की बात को समझ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पत्नी के लिए नई नवेली दुल्हन है, अपनी पत्नी आई है इसलिए पत्नी के बातों में आकर दूसरों को बुरा कह रहा है, ऐसा नहीं है। मगर वो इस समस्या का निराकरण ढूंढने की कोशिश कर रहा है और वो दादाजी को कर रहा है कि अब मैं किस प्रकार से इस बात को सुलझाऊँ। इंदु बेला का जो व्यवहार है वो दूसरों को खटकता है, सब उसकी निंदा कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि मैं और बेला इस परिवार से अलग हो जाए, जिससे के कारण पूरे परिवार में संघर्ष पैदा हो रहा है। तो इसका समाधान ये हो सकता है दादाजी कि मैं
और बेला अलग हो जाए। यानी परेश एक समाधान की बात करने के लिए आया है, ना किसी परिवार के सदस्यों की निंदा करने के लिए आया है, ना अपनी पत्नी की बड़ाई करने के लिए या निंदा करने के लिए भी नहीं आया है। केवल और केवल उससे समझ में आ गया कि किस प्रकार से बेला के आने से पूरे परिवार में संघर्ष पैदा हुआ है। बेला भी उससे कहती होगी कि मैं जब भी कहीं भी जाती हूँ, अब उसमें इसमें इतना पूरा दृश्य बताया नहीं गया है, पूरी डिटेल नहीं बताई गई है, मगर आप एकांकी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि बेला ने ये भी फरियाद की होगी परेश से कि मैं जहाँ से गुजरती हूँ तो वहाँ ये लोग जो है मुंह बंद कर कर हंसते रहते हैं। मैं कमरे में पढ़ाई करती हूँ तो उससे भी सब लोगों को खटकता है। मैं हाथ बढ़ाने के लिए काम के लिए जाती हूँ तो कोई मुझे काम नहीं करने देता और कहते कि नहीं तुम्हें नहीं आएगा, तुम्हारे मायके में तो ये सब नहीं होता होगा। इस प्रकार से उसको व्यंग्यपूर्ण शब्द कहते होंगे। तो इन सब से जो बेला थी वो और दूर होती जा रही थी। तो परेश को लगा कि उससे अच्छा है कि परिवार में होकर अलग रहे, उससे अच्छा है कि परिवार से ही अलग हो जाए। तो वो दादा से ये जो है अपनी बात कहते हैं। अब यहाँ दूसरा दृश्य समाप्त नहीं होता, अभी भी दूसरा दृश्य जारी है। हम अगले वीडियो में उस दूसरे दृश्य के बारे में समझाएंगे। धन्यवाद।